ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल मैंने एक ब्लैक स्क्रीन पे जो बताया था पॉसिबिलिटीज तक कवर कर दिया था कि सेलेक्टेबल मार्कर मींस हम किसी चीज का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, हमारे पास वेक्टर में कुछ वेक्टर की जब हम क्वालिटी देख रहे हैं तो सबसे पहली क्वालिटी तो ओरी ऑफ रेफ आ गया, क्योंकि वेक्टर का टारगेट ही है कि उससे हमें कॉपीज बनानी है, रेप्लिकेशन कराना है। ठीक है, तो ओरी ऑफ रेफ आ गया, उसमें रोप होगा, वो सीक्वेंस जीन सीक्वेंस जो कि रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन भी सिंथेसिस करेगा, और नंबर ऑफ रेप्लिकेशन कितना वो कर सकता है, कितनी कॉपी प्रोड्यूस होगी उस पर्टिकुलर प्लाज्मिड से, वो उसको डिसाइड करेगा। क्लियर बेटा? फिर एक सेकंड रहा कि सेलेक्टेबल मार्कर, तो हमें जब भी सिलेक्शन करना होगा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में, ठीक, हम लार्ज स्केल पे सिंथेसाइज करके अपना एक्सपेरिमेंट को टर्मिनेट नहीं कर सकते, या एक्सपेरिमेंट में कोई ड्रॉबैक आया तो हम उसको वहां पे टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो वो ना करके हम लेबोरेटरी में पेट्री प्लेट में ग्रो करा के देखते हैं कि हमारा जो टारगेट था डीएनए वो इंसर्ट होके वेक्टर में ट्रांसफॉर्म हुआ या नहीं, रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल पर्टिकुलर होस्ट में क्लोन कर रहा है या नहीं, ठीक है, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है या नहीं, ये सारी चीजें हम स्मॉल लेवल पे देख लेते हैं। उसके बाद हम लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियल पर्पज से उसको यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए हमें जो सिलेक्शन करना है, ठीक, उस सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए उसी वेक्टर में कुछ ऐसे मार्कर जीन होने चाहिए जिससे हम वो सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो मोस्ट यूज्ड जो सिलेक्शन है दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। हमारे पास एक ऐसे केमिकल हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट में रिएक्शन करके हमें दिखा सकते हैं कि बैक्टीरिया में वहां पे दैट पर्टिकुलर क्या इफेक्ट होगा। तो मैंने ये बताया था कि 90 अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द इकोलाई के स्ट्रेन जो है वहां पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट नहीं प्रेजेंट है, उसके अंदर जो प्लाज्मिड है नॉर्मली उनमें नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा कोई वाइल्ड स्पीसीज होती है और उसमें चेंज होते होते एक म्यूटेंट स्पीसीज बन जाती है। ठीक है, तो 99% जो अकरेंस नेचुरल इकोलाई हैं उनके पास ऐसा प्लाज्मिड नहीं है जिसमें रेजिस्टेंस हो। क्लियर? तो हम इकोलाई को बहुत इजीली बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं इस पर्पज से भी, क्योंकि उसके खुद के प्लाज्मिड के पास रेजिस्टेंस जीन नहीं है, बट 1% के पास चांस है कि वो प्लाज्मिड ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्म होके आ जाए। ठीक है, या जस्ट सपोज कि हम जो रिकॉम्बिनेंट कॉपीज हमने बना दी है, अब हम सबको पता है कि जो बैक्टीरिया है ये इमोर्टल है, तो जब एक म्यूटेंट कॉपी खुद इंसान ने बना दी है तो उस म्यूटेंट कॉपी के भी रेप्लिका प्रेजेंट होंगे इस धरती पे। समझ में आ रही बात? तो वहां पे आपको एक चांसेस है कि आपको जो इकोलाई आपने एक्सपेरिमेंट में लिया है उसके पास प्लाज्मिड हो भी सकता है, जो भी जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट हो, बट मोस्टली हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि 99% इकोलाई ऐसे हैं जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट नहीं है। अब यहाँ पे हम दो साइट के बारे में बात कर रहे हैं, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली एंटीबायोटिक है ये दोनों। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस लेने के लिए, मतलब उसके लिए सेंसिटिव नहीं होगी सेल जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट होगी। मींस जस्ट सपोज कि एक प्लाज्मिड है, इसके पास, ठीक, अगर हम कह रहे हैं AMPR है एंड टेट्रासाइक्लिन आर है, ठीक है, गलत मैंने बनाया वेक्टर में साइज लोकेशन, बट समझाने के लिए बस बना रहे हैं। तो इसके पास इन दोनों के लिए फिनोटाइपिकली एक्सप्रेस हो रहे होंगे प्रोटीन जो रेजिस्टेंस शो करेंगे। गॉट इट? ठीक है, तो ये क्या रहेंगे, जिसके पास ये प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, जैसे हमने लिखा ये एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में अगर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट है तो वो उस पर्टिकुलर मीडियम में एम्पिसिलिन हो या टेट्रासाइक्लिन हो वो उसमें ग्रो कर जाएगी। ठीक है, अगर ये साइट नहीं है तो वो उस मीडियम में सेंसिटिविटी शो करेंगे। सेंसिटिविटी किससे? दोनों एंटीबायोटिक से।
ठीक है। तो जो ये प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक मार्कर साइट होना, उसकी वजह से हम क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इकोलाई में रेजिस्टेंस साइट है या नहीं है। वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है या वो सेंसिटिविटी शो कर रहा है। या तो वो सेंसिटिव होगा या तो वो रेजिस्टेंस होगा। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है सबको ये बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बेटा, क्योंकि आपको सिलेक्शन बहुत लो लेवल पे ही आपको सिलेक्शन करना है। आप एक्सपेरिमेंट ऐसे हवा में नहीं हो जाता है कोई भी। फर्स्ट रिप्लाई करो फिर आगे बढ़े। क्लियर है सबको? ठीक है, अब एक पॉइंट आया था इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सीबीएसई बोर्ड में तो इस पे बहुत रिपीटेडली इस पे शॉर्ट नोट्स आते हैं। ठीक है, इंसर्शनल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? सिंपल सी चीज है, जो ये रेजिस्टेंस साइट कोड करने के लिए प्रोटीन वाले जीन हैं, इनके बीच में अगर हमने इंसर्ट कर दिया अपना डिजायर्ड डीएनए, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट हो, अगर इस पोजीशन पे भी वो सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, इस पोजीशन पे भी सीक्वेंस हो सकता है, जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी नोन है कि कौन सा सीक्वेंस कहाँ है, बट फिर भी ये हम सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, इन दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट में। तो जैसे सपोज अभी हम दोनों में नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेट्रासाइक्लिन में किया हमने। ठीक है, बी जीन है, कोई बी जीन हमने इंसर्ट कर दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पे। तो एज अ रिजल्टेंट क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस देने टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस देने वाले प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, ये प्रोसेस नहीं होगी, ये प्रोसेस नहीं होगी। तो इस मीडियम में इस तरीके के बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में क्या हो जाएंगे? ग्रो कर पाएंगे? नहीं ग्रो कर पाएंगे। ठीक है बेटा, तो उनकी डेथ हो जाएगी। अब वो सेंसिटिव हो गए, तो ये क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन को टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस देने वाले जो जीन थे रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन को फॉर्म करने वाले, उन जीन के बीच में कोई सीक्वेंस इंसर्ट हो गया। एज अ रिजल्टेंट वो रेजिस्टेंस की कैपेसिटी इनएक्टिव हो गई। दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करके हमने उस पर्टिकुलर जीन की एक्टिविटी को इनएक्टिव कर दिया। क्लियर? तो दैट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इन्हीं दो पैरामीटर्स पे हम सिलेक्शन कर रहे थे। क्लियर है? तो नाउ अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार, उसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस पर आते हैं। क्या हो गया यार? ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे, ये एनसीईआरटी के पॉइंट है। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस थ्रू अ पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इन अ होस्ट बैक्टीरियम, ये सब हो गया, क्लियर है। द जीन इनकोडिंग, ठीक, नॉर्मली नहीं एंटीबायोटिक सेंसिटिव होंगे, बट फाइनली जब हम इंसर्ट कर देंगे तो वो रेजिस्टेंस को शो करेंगे। Selective marker is required for maintenance of plasmid in the cell. प्लाज्मिड के मेंटेनेंस के लिए, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिव मार्कर द प्लाज्मिड बिकम्स यूजफुल फॉर द सेल। उस सेल को हम क्यों यूज कर रहे हैं, और उसकी प्लाज्मिड के ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है, इसकी वजह से खुद सेल को भी प्लस पॉइंट हो गया, और वो हम उसके पर्पज से हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट बना रहे हैं, उसके लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अंडर द सेलेक्टिव कंडीशंस ओनली सेल्स दैट कंटेन प्लाज्मिड विद सेलेक्टेबल मार्कर कैन सर्वाइव। अब इकोलाई एक जिसके पास नहीं था, कोई भी रेजिस्टेंस साइट नहीं है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक मीडियम में। ठीक है, जिसके पास है प्लाज्मिड सेलेक्टेबल मार्कर, जिसके पास है, सिर्फ वही सर्वाइव कर पाएगा। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की यहाँ नहीं बात हो रही है, नॉर्मल। ठीक है, जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, एक था ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट, एक था ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्म हो गया है प्लाज्मिड जिसके पास रेजिस्टेंस जीन है, बट उसके अंदर कोई भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है। जीन्स दैट कन्फर resistance to various antibiotics are used
genes that makes cell resistance to ampicillin, neomycin और क्लोरोफेनिकॉल आर यूज्ड। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, देखो वेक्टर की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वेक्टर का जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाला है, ठीक है, एक वेक्टर के अंदर मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कई अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो कट हो सके, उस वेक्टर में ऐसे साइट होने चाहिए, क्योंकि हमारा डिजायर्ड डीएनए हमें क्या वो पैलिंड्रोमिक एंड मिल रहा है या ब्लंट एंड मिला है, हम किस तरीके से इंसर्ट करें, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। उस मल्टीपल ऑप्शन के लिए हमें एक ही वेक्टर में, जैसे हम सपोज इकोलाई में एक प्लाज्मिड वेक्टर ऐड कर रहे हैं, साल्मोनेला का ही ले लेते हैं, एक वेक्टर ऐड कर रहे हैं, या भी जो कल पीबीआर 322 को ले लेते हैं, वो वेक्टर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो पीबीआर 322 की ही प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसके पास मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट हो, उसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल हो, ताकि बफर साइज हमें डिजायर्ड डीएनए का मैक्सिमम मिल जाए, हम मैक्सिमम डिजायर्ड डीएनए की साइज उसके अंदर एंटर कर सकें। ठीक है, तो एक पॉइंट क्या हो गया, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट मीन्स क्या हो गया, उस पे मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करें। ध्यान से इसको कनेक्ट करना, ठीक है, बट कंडीशन एक ये मस्ट है कि वन साइट फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वन साइट फॉर वन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट हो, अदरवाइज वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस वेक्टर के 2-3 टुकड़े ही कर देगा। अगर दो एक से ज्यादा साइट होंगे तो आप लाइगेज करने जाओगे, उससे पहले उसके टुकड़े हो चुके होंगे, समझ रहे हो, कई ज्यादा फ्रेगमेंट हो जाएंगे। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकते हैं, होने ही चाहिए, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट करें, ये भी होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए कि एक एंजाइम के लिए एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट हो उस वेक्टर में। गॉट माय पॉइंट, क्या बोल रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अभी हमने जो बात की एंटीबायोटिक, तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा तो हम उसको नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होगा, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के सीक्वेंस की जो एक्टिविटी है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म हुआ हो या ना हुआ हो उसको देखने के लिए हमें ये कॉलोनी ही नहीं मिलेगी, जैसे ही हम उसको मीडियम में ग्रो करेंगे। जैसे सपोज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हमने ब्रेक कर दिया, तो एम्पिसिलिन के मीडियम में ही ग्रो करके देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, सारी की सारी कॉलोनी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो सेंसिटिव हो जाएंगे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से। क्लियर है ये पॉइंट। ठीक, तो ये कंडीशंस हो गई कुछ, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट होने चाहिए, मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उस वेक्टर पे वर्क कर लेना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही साइट हो, ये एक अच्छे व्हीकल, एक अच्छे वेक्टर के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। क्लियर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है तो मोर देन वन हो। Clear? Due to the presence of selective marker, the plasmid becomes useful for the cell. Under the selective condition, only cells that can contain the appropriate selectable marker can survive. Commonly, genes that confer resistance to various antibiotics, okay, this is important point, are used as selective markers in cloning vector. ठीक, अब इसका क्या पर्पस है वो एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। पहले तुम लोग एक ये नोट्स यहाँ से निकाल के बना लोगे, ठीक है, जैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की मैंने सेल वॉल का ग्लाइकोकैलिक्स जो कैप्सूल होता है उसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है सेल चैप्टर में, तो उस पे पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर पे कैसे एक्ट कर रही है, एंटीबायोटिक का मोड ऑफ एक्शन का है, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक एज सेलेक्टेबल मार्कर यूज हो रहे हैं। मेन क्या चीज है, होस्ट सेल डीएनए डज नॉट हैव रेस्ट्रिक्शन जीन, ठीक है, प्लाज्मिड डू, प्लाज्मिड के पास है, ऐड कर दिया हमने। यूज एंटीबायोटिक्स टू सेलेक्ट फॉर दोज दैट एक्चुअली टुक इट, किसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके पास रेजिस्टेंस जीन गया होगा, ठीक है, तभी हम सेलेक्टेबल मार्कर का यूज कर सकते हैं, नहीं गया होगा तो कोई बात ही नहीं, वो तो नॉर्मली जैसे इकोलाई नॉर्मल ट्रांसफॉर्म्ड हुआ और वो सेंसिटिव है, वो सेंसिटिव था तो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जब हम इंजर्शनल करके कर रहे हैं तो हमें वहां पे जिसमें ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था उसमें ही एक्सपेरिमेंट दिखेगा। अब आता है एम्पिसिलिन, जो मोस्टली पूछा जाने वाला है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, इसके बारे में देखो।
एंड अदर बीटा लैक्टम एक ड्रग की पूरी कैटेगरी होती है, उसमें मत जाओ। टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। जो हमारा बैक्टीरिया है, एम्पिसिलिन कैसे वर्क करेगी, एम्पिसिलिन अगर वर्क करेगी तो वो जो भी बैक्टीरिया जब डिवाइड करेगा उसकी अपनी फिर से सेल वॉल बनेगी, कैप्सूल बनेगा, उस सेल वॉल सिंथेसिस पे एक्ट कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। तो किस जगह पे एक्ट कर रहा है, जस्ट एक लाइन में इसको यहाँ से आइसोलेट कर लेना। टेट्रासाइक्लिन एंड अदर टेट्रासाइक्लिन्स ड्रग एक्ट ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये एक्ट करता है। पेनिसिलिन का मैंने एक बार बताया था, पेनिसिलियम नोटेटम से, वो कहाँ एक्ट करता है, वो म्यूसिन लेयर पे करता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ आपको ड्रग टारगेट एंटीबायोटिक के पता होने चाहिए। कैनामाइसिन ट्रांसलेशन पे, ठीक कर रहे हैं, लेकिन देखो अब ट्रांसलेशन के भी मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कहाँ पे वो कर रहे हैं दैट इज अगेन डिफरेंट थिंग, तो उतना आपको डिटेल में नहीं देखना है। जस्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि एम्पिसिलिन से एक्ट कर रहे होंगे तो उसकी सेल वॉल सिंथेसिस पे अफेक्ट करेंगे। टेट्रासाइक्लिन कैनामाइसिन से एक्ट कर रहे होंगे, वहाँ पे ड्रग प्रेजेंट होगी तो वो उसके प्रोटीन सिंथेसिस पे अफेक्ट कर देंगे, ठीक है। पेनिसिलिन से कर रहे होंगे तो वो उसकी म्यूरिन लेयर थी ना, म्यूसिन नहीं म्यूरिन लेयर, उस पे एक्ट करेंगे, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थी उस पे एक्ट करेंगे, ठीक है। एक्ट करने का मतलब वो उसका मोड ऑफ डिस्ट्रॉय क्या है, एंटीबायोटिक, ठीक। तो उसके अगेंस्ट में वो कैसे फंक्शन कर रही है, तो जस्ट एक नोट्स यहाँ से बना लोगे, क्लियर। अब है क्लोनिंग साइट, यही जो सेलेक्टेबल मार्कर देख रहे थे हम, उसकी वजह से क्लोनिंग साइट में इंसर्ट होगा। क्लोनिंग साइट मतलब क्या हो गया, जो हमने मार्कर जो हमने वेक्टर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगाए और यहाँ पे हम इंसर्ट करने जा रहे हैं अपना डिजायर्ड डीएनए, ठीक है। और फिर इसी साइट की क्लोनिंग करानी है हमें, हमारा डिजायर्ड तो यही है, रेप्लिकेशन तो पूरे स्टैंड का होगा, लेकिन हमें क्लोनिंग इसकी करानी है, तो दैट इज पर्टिकुलर क्लोनिंग साइट, क्लियर है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट देख लेते हैं पहले। In order to link the alien DNA, the vector needs to have very few, preferably single recognition sites for the commonly used restriction enzyme. मतलब one enzyme, one site. Presence of more than one recognition sites within the vector will generate several fragments, which will complicate the gene cloning. The ligation of alien DNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene. अब हम क्लोनिंग साइट को विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस पोर्शन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बायम H1 साइट of tetracycline resistance gene in the vector PBR322. देख लेते हैं PBR वाला इमेज कहाँ गया, ठीक है। एनसीईआरटी का ही इमेज देखते हैं। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पोर्शन कौन सा है बेटा, पेंसिल से मार्क कर लेना, ठीक है, अपने एनसीईआरटी के इमेज में। दिस इज टेट्रासाइक्लिन, वैसे तो कलर दिया हुआ है बट तुम मार्क कर लेना, ठीक। इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन साइट आई हुई है दैट मीन्स कि ये इन पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कट लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक। और इस साइड पे ही कट लगाएंगे तो वहां पे क्या होगा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्लियर है। इसी चीज को हम यूज करने जा रहे हैं क्लोनिंग में। एक मिनट बेटा जरा वेट करना। कृषु हो गया क्या पेपर, हाँ कंप्लीट। प्रिया एक बार चेक कर लेना टाइम कितना हुआ एग्जैक्ट, देख लो अभी 5 मिनट बाकी है। कृषु देख लो, फिर मैं करती हूँ उसको। The recombinant plasmids will lose tetracycline resistance due to insertion of the foreign DNA. अब ये एनसीईआरटी के पॉइंट है बेटा, आपको एकदम नोट डाउन करना है, मार्क करके रखना है, मतलब वहां पे मार्क कर लेना। Insertion of foreign DNA but can still be selected out from non-recombinants once by plating the transformant on the tetracycline containing medium. The recombinant plasmid will lose tetracycline resistance. It means कि recombinant की बात हो रही है। ड्यू टू, देखो ये मैंने पहले भी बोला टफ लैंग्वेज है इस चैप्टर की, तो रिकॉम्बिनेंट हम ऐसे लिख लेंगे, फ्लो चार्ट हर जगह बनाओ उतना इजी रहेगा। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। रिकॉम्बिनेंट में क्या हुआ है, टेट्रासाइक्लिन
रेजिस्टेंस जीन में इंजर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुका है। Foreign DNA but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on tetracycline containing medium। अब देखो tetracycline रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस इंजर्शनल इनएक्टिव हो चुकी है। इट मींस कि सिर्फ टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में तो वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में ये रिकॉम्बिनेंट अब सरवाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तुम्हारा इनएक्टिव हो चुका है, सेंसिटिविटी अब शो करेगा, तो टेट्रासाइक्लिन में नहीं ग्रो कर पाएगा। बट अगर एम्पिसिलिन में इसको ग्रो कराया जाए तो वहां ये कॉलोनी ग्रो कर जाएगी। तो पहले तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट अगर हम कर रहे हैं तो हमने जिसको इनएक्टिव किया है और वही अगर हमारा ट्रांसफॉर्म है तो उसके अपोजिट वाले मीडियम में हम ग्रो कराएंगे तभी वो सरवाइव करेगा, ठीक है। तो ये पैरामीटर ध्यान में रखो। द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन मीडियम containing medium are then transformed on a medium containing tetracycline, ठीक। एम्पिसिलिन मीडियम में वो ग्रो कर जाएगा और वहां से हम उसको फिर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में अगर ट्रांसफॉर्म कर दें, the recombinant will grow in ampicillin containing medium but not that containing tetracycline, क्योंकि इंजर्शनल इनएक्टिवेशन होगी। जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ये पॉसिबिलिटी बता रहा है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तुम लोग को। तो इंजर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से वो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में तो ग्रो नहीं करेगा लेकिन एम्पिसिलिन के मीडियम में ग्रो कर जाएगा। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इकोलाई प्लस प्लाज्मिड विद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट। अब ये क्या करेगा, ये दोनों मीडियम में ग्रो कर जाएगा। कल भी बताया था ये, आज भी स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। तो वही फंडामेंटल्स है यहाँ पे, एकदम इजी लैंग्वेज में देखो, ठीक। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसे ही एक फिगर ड्रॉ कर लेना तुम लोग। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कट साइट, ये सेकंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट है। यहाँ पे कट लगाया, इसमें इंसर्ट कर दिया। अब व्हाट एवर द एंटीबायोटिक, यहाँ पे नेम नहीं है, जस्ट प्रोसेस को, ठीक है। लाइगेट इंसर्ट इनटू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन 2 में इंसर्ट किया गया। सेल्स कैरिंग वेक्टर आर रेजिस्टेंट टू बोथ एंटीबायोटिक्स। सेल्स कैरिंग वेक्टर विद इंसर्ट आर रेजिस्टेंट टू फर्स्ट एंटीबायोटिक ओनली। तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, इसलिए रिपीटेडली बार बार मैं ये चीज बता रही हूँ। नाउ जो आपके पास ऑप्शन है, अब हमने इंसर्ट किया तो हमारे पास कैसे कैसे ऑप्शन बन सकते हैं, बहुत केयरफुली देखना, ठीक। ये है हमारा फॉरेन डीएनए, ये है हमारा वेक्टर, क्लियर। अभी इसका रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ है, इसको जस्ट हमें कट करके इंसर्ट करना है फॉरेन डीएनए को। तो ओरी वगैरह तो होना ही चाहिए, ठीक। रेजिस्टेंस साइट है, मार्कर की तरह वर्क करेगा। फॉरेन डीएनए को इसने इंसर्ट कर दिया टेट्रासाइक्लिन साइट पे, और कट क्या किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से किया, BAM-H1 से रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट किया। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लेना, BAM-H1 का रेस्ट्रिक्शन साइट क्या है, ठीक। अब इंसर्ट करने के बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो गई होगी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस साइट एज इट इज प्रेजेंट होगी, ओरी है, रॉप वगैरह सब एज इट इज है, क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमारे टेबल में क्या क्या दिखा रहा है। डीएनए टेकन अप बाय एम्पिसिलिन आर एंड टेट्रासाइक्लिन आर इकोलाई, फिनोटाइप फॉर एम्पिसिलिन, फिनोटाइप फॉर टेट्रासाइक्लिन, क्लियर। पहली कंडीशन, नन DNA taken up by ampicillin are none, ठीक है। नॉर्मली प्लाज्मिड जा रहा है तो सेंसिटिव है, मतलब कोई भी इंजर्शनल इनएक्टिव नहीं है, दोनों ही क्या कोई भी अभी एंटर ही नहीं हुआ है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म की बात हो रही है। सेंसिटिव शो कर रहा है ना, मतलब नॉर्मल इकोलाई है, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्लाज्मिड नहीं है, तो सेंसिटिव शो करेगा, सेंसिटिव शो करेगा, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया है, ओनली कहाँ पे कर रहा है, टेट्रासाइक्लिन में, फॉरेन डीएनए ओनली, तो इट मींस कि रिकॉम्बिनेंट की बात नहीं हो रही है, दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड। इकोलाई का है डीएनए और प्लाज्मिड आ चुका है, लेकिन इंजर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं है, फॉरेन डीएनए ओनली। एक मिनट, ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ डीएनए आया है, ठीक है, वेक्टर नहीं आया है। तो फॉरेन डीएनए आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंसिटिविटी शो करेगा, वहां पे रेजिस्टेंस साइट ही नहीं आई, प्लाज्मिड नहीं आया, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, PBR 322 प्लाज्मिड है,
तो रेजिस्टेंस आ गया। अब ये वाला केस जो मैंने अभी बताया, तो प्लाज्मिड आया है तो रेजिस्टेंस साइट आ गया, दोनों के लिए रेजिस्टेंस हो गया। फिर PBr 322 रिकॉम्बिनेंट आ गया, मतलब टेट्रासाइक्लिन केस में जो ये हमने इंसर्ट किया ये वाला केस आ गया। अब एक के लिए रेजिस्टेंस है, स्टिल एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है, बट टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव हो गया, तो टेट्रासाइक्लिन के मीडियम में वो ग्रो नहीं कर पाएगा। कल से यही चल रहा है बेटा, बट इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। क्लियर है ये टेबल? कंडीशन वही है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, मतलब नॉर्मल इकोलाई है, सेंसिटिविटी को शो करेगा। सिर्फ हमने फॉरेन डीएनए बिना वेक्टर के ऐड कर दिया तो भी उससे इकोलाई को कोई फर्क नहीं कर पड़ेगा, सेंसिटिविटी को शो करेगा क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट नहीं आई उसके अंदर। फिर हमने एक ट्रांसफॉर्म्ड सिर्फ इंसर्ट कर दिया विदाउट रिकॉम्बिनेंट, प्लाज्मिड इंसर्ट कर दिया, अब उसके पास रेजिस्टेंस साइट आ गया बोथ एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, तो उस केस में फिनोटाइपिकली वो एक्सप्रेस करेगा रेजिस्टेंस प्रोटीन को और सरवाइव कर जाएगा, तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस आ गया। थर्ड लास्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में क्या दिखाया है कि एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट में बैम H1 साइट पे कट करके इंसर्ट करा दिया हमने फॉरेन डीएनए, तो एज ए रिजल्टेंट क्या हुआ, वो इंसर्शनल इनएक्टिव हो गया, टेट्रासाइक्लिन के लिए इनएक्टिव सेंसिटिव हो गया एंड एम्पिसिलिन के लिए स्टिल रेजिस्टेंस है। इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? प्रिया कितना टाइम हो गया? कितना टाइम? गुड। In this case, one antibiotic resistance gene help in selecting the transformant, whereas the other antibiotic resistance genes get inactivated due to insertion of alien DNA and helps in the selection of recombinant. समझ में आ रहा है ये हमें? Selection of recombinants due to inactivation of antibiotics is a cumbersome procedure. Cumbersome means complicated. ठीक है, हम दो बार दो एंटीबायोटिक यूज करेंगे, एक मीडियम से उठाएंगे कॉलोनी को, दूसरे में ग्रो कराएंगे, तब हम देख सकते हैं, तो कम्बर्शन प्रोसेस है ये। ठीक है, कोई अगर हमें वन स्टेप मिल जाए तो हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों सेव होगा। प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियसली प्लेटिंग इनटू टू plating on two plates having different antibiotics. Therefore, alternative यहाँ पे तो टू एंटीबायोटिक्स के लिए दिखा रहा है, लेकिन हम पूरी प्रोसेस में क्या कर रहे हैं बेटा, एक नॉर्मल इकोलाई के लिए भी देखे, एक फॉरेन डीएनए के लिए देखे, फिर एक रिकॉम्बिनेंट के लिए देख रहे हैं, एक सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, तो हम चार डिफरेंट केसेस को देख रहे हैं, तो वो कंबर्शन प्रोसेस हो गया, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो गया, टाइम टेकन प्रोसेस हो गया। क्लियर? तो ड्रॉबैक भी है इसका। Therefore, alternative selectable markers have been developed which differentiate recombinant from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate. अब जस्ट आप ये सोचो कि आप अभी तो इंसर्ट वगैरह करा के देख रहे हैं, अगर हम किसी ऐसे जीन को इंसर्ट कर दें, किसी ऐसे जीन के एक्टिविटी में इंसर्ट कर दें जिस जीन के होने की वजह से उस मीडियम का कलर चेंज हो रहा हो, ठीक है, उस मीडियम का कलर चेंज हो रहा था, वो जब एक्टिव है, वो सेंसिटिविटी को, मतलब उस प्लाज्मिड में वो जीन प्रेजेंट है, तो वो एक तरीके का कलर अपीयरेंस दे रहा था, तो हमको वो विजिबल हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस में क्या था, हमें कॉलोनी ग्रो करेगी तब उसकी वो सरवाइव कर रही है या कॉलोनी की डेथ हो गई है, वो हम एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्टेंट देख रहे हैं। अब जस्ट सपोज कि हमारे अंदर एक ऐसा जीन है कि जब हम उस मीडियम को टच करेंगे तो उस जीन के फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन की वजह से ये मीडियम जस्ट एक मैजिक पावर समझ लो अभी मेरे अंदर है कि मैं यहाँ पे अपने पास में जो वाटर बॉटल रखा है, इसके वाटर को अगर मैं टच कर दूं तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो ये इजीली विजिबल है। समझना इस चीज को मैं क्या बता रही हूँ, तो ये विजिबल है, हम देख सकते हैं आंख से, हमें इसके लिए अब एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो अंदर रिएक्शन हुआ उसकी वजह से एक मॉर्फोलॉजिकली हमें चेंज दिख रहा है, सरफेस पे एक चेंज दिख रहा है, तो दैट विल बी मोर इजी, ठीक है, इन कंपेयर टू एंटीबायोटिक। तो सेम वे में यहाँ पे लैक्जेट जीन हम तुमको पढ़ा रखे हैं, कहाँ पढ़ाए हैं वो फटाफट तुम लोग बताओ, तब तक मैं कृषु का जरा आंसर शीट सेंड कर दूं उसकी मैडम को, तुम लोग ये फटाफट मुझे आंसर करो, लैक्जेट जीन हम लोग कहाँ पढ़े हैं और वो क्या सिंथेसाइज करता है। देना तो कृषु, कॉपी लाओ, कर दिया।
हाँ जी बच्चा पार्टी, बैक टू लैक्टोज उपरांत। वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो। ये सब चीजों के जवाब दे देते हो तो ना ऐसा लगता है मुझे कि पढ़ाया हुआ मैं सफल हो गई। लैक ओपेरॉन, लैक्जेट जीन सिंथेसाइज, और भी आसपास इसके जो जीन थे स्ट्रक्चरल जीन, उनका भी नाम बता दो। बीटा गैलेक्टोसाइड, गुड। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड से क्या हो रहा था, परमिएबिलिटी, परमिएस तो दूसरा है। ठीक है, लैक्टोज वन रेगुलेटरी जीन नोन एज आई जीन और इनएक्टिवेटर जीन ऑन थ्री स्ट्रक्चरल जीन लैक्जेट वाई एंड लैक ए। ठीक है, अब जस्ट तुम उसकी तो सेंट्रल डॉग्मा हमने पढ़ रखी है, ठीक, कि वो कैसे लैक्जेट जीन है, तो ऑब्वियसली कोई जीन है बेटा। अब आ जाओ बैक टू लेक्चर, आ जाओ, लेक्चर का ओवर होने का भी टाइम हो रहा है। लैक्जेट जीन है तो इसमें सेंट्रल डॉग्मा चलेगी, इसका एमआरएनए बनेगा और इससे रिजल्टेंट हमें जो प्रोटीन बनना है, प्रोटीन यहाँ पे क्या है, वो स्पेसिफिक एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है बेटा, बीटा, क्या था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को ये सिक्रीट कर रहा था। क्लियर, क्या करेगा वो, क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा बीटा गैलेक्टोसाइड्स को। बीटा गैलेक्टोसाइड्स क्या हो गए, एक तरीके के डाइसैक्राइड्स, लैक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है, विच हैव गैलेक्टोज होगा, इस गैलेक्टोज हो गया। सपोज हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था लैक्टोज, बट लैक्टोज इज अ टाइप ऑफ गैलेक्टोसाइड्स। ठीक है, एक कैटेगरी में आ जाएगा गैलेक्टोसाइड। तो जो भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होंगे वो किस पे एक्ट करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइड्स पे। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन जरा, कितना टाइम है हम लोग के पास, 4 है। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। जस्ट हमें क्या है कि हमारे जो, सपोज हम कहीं पे भी जहाँ पे हम वेक्टर में बात कर रहे हैं वहां पे क्या है, लैक्जेट जीन है। ठीक, लैक्जेट जीन है, उसके सीक्वेंस में अब ये जीन है तो बेटा ये अपनी सेंट्रल डॉग्मा फॉलो करेगा। ठीक, इसमें क्या होगा, एमआरएनए इसका फॉर्म होगा, एमआरएनए से इसका प्रोटीन फॉर्म होगा। इसका प्रोटीन क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, हम सबको पता है कि एंजाइमेटिक होते हैं, एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज यहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है। अगर मेरे से कुछ गलती हो तो बताना मेरे को, ठीक है, मैं ऐसे ही अपने दिमाग से चल रही हूँ अभी। ठीक, अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज है तो किस पे एक्ट करेगा ये, ऑफ कोर्स बीटा गैलेक्टोसाइड्स पे एक्ट करेगा। ठीक, बीटा गैलेक्टोसाइड्स में हमने वहां पे क्या पढ़ा था, लैक्टोज। ठीक, मतलब वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जिनके पास गैलेक्टोज प्रेजेंट हो और बीटा पोजीशन में उनकी बॉन्डिंग हो, उस तरीके से क्या होता है, उनको क्या बोलते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइड्स। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइड्स पे एक्ट करने के लिए एंजाइम फॉर्म हो रहा है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अब वो बीटा गैलेक्टोसाइड्स पे जब एक्ट करेगा, और स्पेसिफिकली हम यहाँ पे जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज लैक्टोज। ठीक, अब हम सबको पता है कि लैक्टोज क्या है, एक डाइसैक्राइड है। डाइसैक्राइड है तो इसके पास मोनोमर्स होंगे। क्या क्या है इसके मोनोमर, एक गैलेक्टोज एंड एक मॉलिक्यूल क्या है, ग्लूकोज। ठीक, जस्ट कनेक्ट करना हम क्या बता रहे हैं। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज, तो इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी बेटा, मेरे साथ ही चलना, नहीं तो मैं इसमें गोदा गादी मचा के अभी रख देंगे, एक साइड से दूसरे साइड पता भी नहीं चलेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर, ठीक है, इतना तो रिकॉल कर लो, हम बायोमोलिक्यूल में ये सारी चीजें पढ़े हुए हैं। तो इट मीन्स कि ये एंजाइम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। तो इस केस में हम इस एंजाइम को क्या कह सकते हैं, लैक्टेज भी कह सकते हैं। That kind of beta galactosidase which act on the lactose is also called as lactase enzyme। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ तुम्हारे ऐसे ही मिल गए। ठीक, अब ये जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये जब रिएक्शंस कर रहा है, तो इससे रिजल्टेंट लैक्जेट। ठीक, अब इसके प्रेजेंस की वजह से जो मीडियम में कलर आ रहा है उसको हमें देखना है। क्लियर, अब एक्चुअली जो होता है, एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड कर लेना कि एनालॉग ऑफ लैक्टोज यूज करते हैं, दैट इज एक्स गैल। और इससे डिटेल में नहीं कि एकदम प्योर लैक्टोज नहीं यूज होता है, एक्स गैल यूज होता है।
ठीक, एनालॉग ऑफ लैक्टोज यूज होता है। अब हमारा क्या है कि होस्ट डीएनए है। अब हम पॉसिबिलिटी पे आए, ये चीज समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे क्या होने वाला है, सेंट्रोल डॉगमा कैसे काम कर रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसी हो रही है, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब इसको कैसे सेलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं, उस पर आ जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमारे पास मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, ये प्रोसेस अंदर चल रही है नॉर्मल, क्योंकि लैक्सेट जीन प्रेजेंट है वहां पे। अब हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि होस्ट होस्ट क्या हो सकता है, या तो फिर से वही पॉसिबिलिटी, ट्रांसफॉर्म्ड हो, नॉन रिकॉम्बिनेंट हो, मतलब एक पॉसिबिलिटी कर लेते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट। दूसरा क्या हो सकता है, शॉर्ट में लिखना है बेटा, ट्रांसफॉर्म प्लस रिकॉम्बिनेंट, यही पॉसिबिलिटी हो सकता है। टाइम ओवर होने वाला है, रिजवाइन करो, फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपने पास ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये कैसे आगे वर्क करेंगे उसको हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं। जस्ट 2 मिनट का ब्रेक लेके रिजवाइन करना।